Good evening, everybody. A warm welcome to from Gyanadab and Guldasta Urdu to all the patrons who have logged in today for yet another session of Urdu literature and poetry. Andaz-e-Baya or by Mumtaz Munawwar. Gyanadab has established itself since 2013, and its founding principle is to celebrate literature, art and culture in an atmosphere bereft of politics, religion and activism. The online phenomena due to the COVID lockdown has given us a new dimension and has actually brought us all together very close, and everybody is experiencing art, literature and culture at their doorstep. In the last few months, we have conducted programs in Urdu, Hindi literature and English. We have presented the works of poets like Faiz Ahmed Faiz, Ahmed Faraz, Firaq Borukburi and Mustafa Hussain. And in our Hindi segment, we have presented Padma Shri, Ramdhari Singh Dinkar and many other poets of equal repute. We celebrated Hindi Divas with programs like Meri Bhasha Ke Log and musicals like Kavi, Kalam or Hum. And of course, our English book reading, which takes place every Sunday. Our guest today is Dr. Mumtaz Birmoy. Dr. Mumtaz Munawwar, as her pen names, a poetess par excellence and a pride of Pune's Urdu literature landscape. Andaz-e-Baya or a collection of Urdu poetry is what we will hear and experience from Dr. Mumtaz. She is an excellent shaira and can recite ghazals in a very melodious voice. She will also elaborate various forms of Urdu poetry in the main segment of our program. Besides being a poetess and writer, she has also accomplished a lot in the field of social work, especially in the area of women's education. We'll request her to enlighten us on this at the end of the program. I now request Naseema ji to do the formal introduction of Dr. Mumtaz and begin the program. शुक्रिया फारूक। अंदाज़-ए-बयां और जी हाँ, ये वो किताब है जिसकी मुसन्निफा आज हमारे दरमियान मौजूद है। आज की मेहमान खुसूसी डॉक्टर मुमताज मुनव्वर बिरमॉय, जिनकी तारीफ करना छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। पूना में उर्दू अदब की काबिल तारीफ हस्ती है, जिन्होंने मुल्की और गैर मुल्की यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कई मुशायरों से अपनी शायरी का जादू जगाया। चलिए आज हम उनसे उनके हालात ज़िंदगी और शायरी के बारे में गुफ्तगू करते हैं, मगर गुफ्तगू से पहले क्यों ना उनकी किताब की एक हम सुनने की उनसे गुजारिश करें। तो ममताज जी आदाब, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया, और शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त के बावजूद इस प्रोग्राम में शिरकत की। क्यों ना आपसे बाकायदा गुफ्तगू के से पहले एक हमद हो जाए। जी मैं ज़रूर एक हमद पेश करूंगी। उससे पहले मैं तमाम जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको आज वर्ल्ड उर्दू डे की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। 9 नवंबर 1877 9 नवंबर 1877 को आप पैदा हुए थे। वो डॉक्टर इकबाल जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत अशार दिए, और उनका ये खूबसूरत तराना मुझे लगता है कि उर्दू या नॉन उर्दू हर एक को पता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और मैं समझती हूँ किसी भी तकरीर करने वाले की, चाहे वो सियासतदान हो या तालीमी जलसे में तकरीर कर रहा हो, उसकी तकरीर नामुकम्मल रहती है जब तक वो ये शेर न पढ़े कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और एक शेर जो सारी दुनिया जानती है और बहुत बार कोट भी किया जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये डॉक्टर इकबाल का आज हम यौम पैदाइश मना रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि सारी दुनिया में आज यौम उर्दू यानी उर्दू डे के ताल्लुक से और डॉक्टर इकबाल के ताल्लुक से कई तकरीबात, कई जलसे और कई प्रोग्राम हो रहे हैं।
और मुझे खुशी है कि ज्ञान अदब ने ये पहल की और आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझे इतनी इज्जत बख्शी और यहाँ आने की दावत दी। मैं मैनेजिंग कमिटी ट्रस्टीज फारूक मर्चेंट साहब और मोहतरमा नसीमा मर्चेंट की शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जहाँ भी जब भी उर्दू का प्रोग्राम होता है तो अगर उसमें मुझे शिरकत की दावत दी जाती है तो मैं सर के बल आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे नसीमा जी ने कहा कि आज का प्रोग्राम हम से शुरू करते हैं तो अपनी एक लिखी हुई हम मैं पेश करती हूँ। मुलाहिजा करें। हमद तेरी खुदा मुझसे क्या हो गया, सबसे बरतर है तू मालिके दो जहां, तेरी तारीफ करती है हर शे यहाँ, है इबादत में मसरूफ करो बयां, एक जर्रे से कमतर है मेरा वजूद, तेरे मक़दूर में है ज़मीन आसमान, जिसने तुझ पर मुकम्मल भरोसा किया, हर मुसीबत में होगा तू ही पासबान, गलतियों को हमारी तू कर दरगुजर, होगा तेरा करम तू बड़ा मेहरबान, शुक्र तेरा खुदा सब किया है अता, न्यामतों को गिनाते न थकती ज़ुबान, हमद तेरी खुदा मुझसे क्या हो गया, सबसे बरतर है तू मालिके दो जहां। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या क्या शान माहौल है, बना क्या दिया। शान है। हजरत मोहम्मद के बाद हजरत ये खुदा खुदा की की शान। बात है, खुदा की शान। खुदा खुदा हम ऐसी नज़्म को ही कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए। बहुत खूब। माहौल अभी बहुत ही क्या बोलते हैं, रूहानी माहौल जैसा हो गया। तो जी जी जी। तो आपकी इब्तिदाई जिंदगी और तालीमी करियर के बारे में हम जानना चाहेंगे मुमताज से। इसमें तो पूना में पैदा हुई, पूना में तालीम और तरबियत हुई। मैंने एंग्लो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ा। उस वक्त उसका नाम ही एंग्लो उर्दू इसलिए है कि उसमें कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश में और कुछ सब्जेक्ट्स उर्दू में पढ़ाए जाते थे, और जबान जो लैंग्वेजेस तो होती थी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और पर्शियन पढ़ाई जाती थी हम उस वक्त। तो इसके बाद फिर वोडिया कॉलेज आए, कॉलेज की तालीम हासिल की और फिर पीएचडी की पुणे यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में। उसके बारे में मैं बाद में तफसील से बताऊंगी, अपने पीएचडी के बारे में, उसके मौजू के बारे में और उस किताब के भी बारे में। आपका रुझान शायरी की तरफ कैसे हुआ? मेरे वालिदैन, मेरी अम्मी और मेरे अब्बा दोनों भी पढ़े लिखे तो थे ही, लेकिन पढ़ने का, मुताले का उन्हें बहुत शौक था। खुद हमारे घर में मेरे वालिद की अपनी एक लाइब्रेरी होती थी और उसमें वो कई किताबें खरीद के लाते थे, कई रिसालों के वो एनुअल सब्सक्राइबर थे और इसलिए घर में किताबें रहती थी, किताबों का इतना बड़ा जखीरा होता था। दोनों हमारे वालिदैन जो थे, मेरे पेरेंट्स, तो दोनों को पढ़ने का तो शौक था ही। तो जब हम स्कूल गए और अलिफ बे सीखना शुरू किया, तो जैसे ही हमने अलिफ बे अब ये लफ्ज सीखा तो तब वो किताबें लेके हम बैठ जाते थे। हालांकि कुछ आता तो नहीं था, लेकिन इसी तरह से जैसे गालिब है तो गैन अलिफ लाम बे गालिब, इस तरह से पढ़ना शुरू किया।
जो पढ़ना शुरू किया तो जैसे कहते हैं ना कि एडिक्ट हो जाते हैं, तो पढ़ने के लिए जो किताबें मिलती थी, जितनी घर में थी या कहीं प्राइवेट लाइब्रेरी से या दोस्तों से या स्कूल की लाइब्रेरी से लेके पढ़ते ही रहते थे। ने पढ़ना जैसे एक हमारे सर पे एक जुनून सा सवार था। और जाहिर है कि जब हम इतना मुतालिया करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, इतना मुतालिया करने के बाद अदब और से दिलचस्पी होना एक फितरी बात है। और अदब के बाद अदब की जो सिंफ है शायरी, उसकी तरफ इसलिए मेरा रुझान ज्यादा हुआ कि मुझे उसमें ज्यादा दिलचस्पी पैदा हुई। मैंने इकबाल को बहुत पढ़ा है, गालिब को पढ़ा है, पुराने जितने भी क्लासिक शोरा हैं उनको पढ़ा है। और इस तरह से पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि पढ़ते पढ़ते लिखना भी आ जाता है शायद। तो इस तरह शायरी शुरू की। पहले तो मैं खुद ऐसे लिखती थी और रख देती थी, कहीं किसी को बताया नहीं, कहीं पढ़ा भी नहीं किसी मुशायरे में। लेकिन इधर कुछ सालों से मैंने छोटी छोटी महफिलों में जब पढ़ना शुरू किया और लोगों ने बहुत तारीफ की उसकी और बहुत उसको सराहा, तो फिर थोड़ी हिम्मत बनी, फिर मुशायरों में जाने लगी। और आप लोगों की दुआओं से और मोहब्बतों से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी मुशायरे पढ़ रही हूँ। यानी माहौल का असर होता है। बहुत होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है जी। हाँ, मगर मैंने कहीं कहीं कोई फिलोसोफर का एक मुझे कॉल याद आ रहा है कि किताबें बहुत जरूरी रहती है हमारी जिंदगी में। किताबें बहुत जरूरी है जी क्योंकि किसी या अफलातून या अरस्तु का ही है कि जिस घर में किताबें नहीं होती है वो कब्रिस्तान की मानिंद होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो और इंसान की शख्सियत बनाने में किताबों का बहुत अहम रोल है। अहम रोल। तो आपने शायरी की कौन कौन सी सिंफ में लिखा है? सिंफ यानी फॉर्म कौन सी जी शायरी की मैंने शायरी की बहुत तमाम तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे असनाफ में कोशिश की है। बहुत सारे जो उर्दू शायरी के जॉनर्स है उसमें कोशिश की है लिखने की, जैसे कि गजल है, नज्म है, कता है, रुबाई है, मरसिया है। इस तरह के कई फॉर्म्स में कुछ कुछ लिखा है। तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि गजल भी लिखी है, तो क्यों ना एक गजल हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एकदम आपकी सुरीली आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गजल मेरी पसंदीदा गजल है। जी जी बहुत जो उन्होंने मुशायरे में गाई थी, जी तो हाँ, मुझे जी तब हाँ। से वो पसंद आई। हाँ, और ये बता दूं कि ये गजल YouTube पे भी है, तो इतने लोगों ने उसको पसंद किया कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो काउंट भी नहीं कर रखती हूँ, लेकिन बहुत पसंद की गई है। तो और आपको भी ये गजल पसंद है तो मैं वही सुना देती हूँ। शुक्रिया। खा चुके हैं इतने धोखे दोस्ती के नाम पर, खा चुके हैं इतने धोखे दोस्ती के नाम पर, चाहे दिल कर ले भरोसा, चाहे दिल कर ले भरोसा, दुश्मनी के नाम पर, चाहे दिल कर ले भरोसा, दुश्मनी के नाम पर, जिक्र वो मेरा करे अनजान बनकर हर घड़ी, जिक्र वो मेरा करे अनजान बनकर हर घड़ी, हाय मैं कुर्बान ऐसी, हाय मैं कुर्बान ऐसी, सादगी के नाम पर, हाय मैं कुर्बान ऐसी, सादगी के नाम पर। और ये शेर बतौर खास नसीमा, आज भी जाता नहीं मैं का नशा छाया हुआ,
आज भी जाता नहीं, मैं का नशा छाया हुआ। पी थी जो आंखों से हमने, पी थी जो आंखों से हमने, मैं कशी के नाम पर, पी थी जो आंखों से हमने, मैं कशी के नाम पर। हर कसो नाकस से जो एहसान ले वो हम नहीं। हर कसो नाकस से एनी टॉम डिक एंड हैरी। हर कसो नाकस से जो एहसान ले वो हम नहीं। छोड़ देंगे हम जहां, छोड़ देंगे हम जहां, बस एक खुदी के नाम पर। देखिए आज इकबाल का बर्थडे है और हम खुदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इकबाल की पूरी शायरी खुदी पे ठहरी हुई है, खुदी पे उसका मुनस्सर है। हर कसो नाकस से जो एहसान ले वो हम नहीं। छोड़ देंगे ये जहां, छोड़ देंगे ये जहां, बस एक खुदी के नाम पर। खा चुके हैं इतने धोखे दोस्ती के नाम पर। हाल अपना क्या करें तुमसे बयां दोस्तों। लॉकडाउन में सबका यही हाल हुआ है। हाल अपना क्या करें तुमसे बयां दोस्तों। जी रहे हैं यूं ही बस, जी रहे हैं यूं ही बस हम, जिंदगी के नाम पर। जी रहे हैं यूं ही बस हम, जिंदगी के नाम पर। और आखिरी शेर पेश करती हूँ। सब चरागों को बुझाया इन हवाओं ने सदा, सब चरागों को बुझाया इन हवाओं ने सदा। रख दिया दिल का दिया, रख दिया दिल का दिया, रोशनी के नाम पर। रख दिया दिल का दिया, रोशनी के नाम पर। खा चुके हैं इतने धोखे दोस्ती के नाम पर। चाहे दिल कर ले भरोसा दुश्मनी के नाम पर। बहुत ही excellent. थैंक यू। Best, best, बहुत best. शुक्रिया। अब लगता है माहौल बन रहा है। तो आपने मैंने पढ़ा कि आपकी किताब में नज़में भी बहुत सारी हैं, तो आपकी पसंद की नज़्म हो जाए। एक बहुत छोटी सी नज़्म है, कुछ मैं पढ़ना चाहूंगी। ये मैंने असल में हिंदी में लिखी थी पहले। मैं तो उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में लिखती हूँ। जो लोग उर्दू इतना नहीं जानते, जी what is the difference between गजल and नज़्म? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। गजल और नज़्म का मैं फर्क बताती हूँ कि गजल, और मुझे गजल ज्यादा लिखना पसंद इसलिए भी है कि गजल, जैसे कि आप जानते हैं कि एक शेर होता है जिसमें 2 लाइन्स होते हैं, जिसको मिसरा कहे जाते हैं। एक लाइन एक मिसरा। तो ये 2 मिसरे में शायर अपनी पूरी बात बता देता है, और हर शायर गजल का हर शेर एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं रहता है।
हर शेर में अलग अलग आप टॉपिक ले सकते हैं। जैसे एक शेर में आपने मोहब्बत के बारे में बताया, तो एक शेर में आप दुनिया के बारे में बता सकते हैं, या एक शेर में आप माँ बाप के बारे में बता सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग मजमून, अलग अलग टॉपिक्स आप ले सकते हैं। गजल की जैसे 5 समझो 5 अशार हैं, तो हर शेर अलग होता है, उसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रहता। और नज्म एक ऐसी चीज है कि नज्म में एक सेंटर आइडिया होता है, एक मरकजी ख्याल होता है, और फिर उसको शायर डेवलप करता है। वो पूरी नज्म एक ही ख्याल, एक ही टॉपिक पे, एक ही मजमून में होती है, इस तरह से होता है। तो नज्म सुनाइए जी, एक मैं छोटी सी, मैंने इसको एक्चुअली हिंदी में लिखा था, अब मैं उसको उर्दू में सुनाती हूँ आपको। कि इसका उन्वान है चिड़िया। एक छोटी सी चिड़िया को मजमून बना के, एक सेंट्रल आइडिया बना के मैंने एक पैगाम देने की कोशिश की है। तो मुलाहिजा करें नज्म चिड़िया। चिड़िया, चुन चुन चुपती चिड़िया, चावल का एक एक दाना। चुन चुन चुपती चिड़िया, चावल का एक एक दाना, छोड़ देती सारे कंकर। चुन चुन चुपती चिड़िया, चावल का एक एक दाना, छोड़ देती सारे कंकर। बैठी शाख पे इठलाती, हम सबको ये सिखलाती। बैठी शाख पे इठलाती, हम सबको ये सिखलाती। लो वही जो काम का हो, और छोड़ दो उसे, नहीं है किसी काम का। बैठी शाख पे इठलाती, हम सबको ये सिखलाती। लो वही जो काम का हो, और छोड़ दो उसे, नहीं है किसी काम का जो। अगर सीख ले इससे इंसान, देखे सिर्फ दूसरों की खूबियां, और छोड़ दे सारी खामियां। अगर सीख ले इससे इंसान, देखे सिर्फ दूसरों की खूबियां, और छोड़ दे सारी खामियां। तब न हो कोई गिले, न कोई शिकवे। तब न हो कोई गिले, न कोई शिकवे, और न हो कोई नफरतें, रहें सब मिलजुल कर सब इंसान। तब न हो कोई गिले, न कोई शिकवे, और न हो कोई नफरतें, रहें मिलजुल कर सब इंसान। तब बन जाए ये जहां जन्नत निशां, जन्नत निशां, जन्नत निशां। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत खूब। तो ये लाइफ के अंदर जैसा बोलते हैं, टेक ओनली द पॉजिटिव्स। यस, यानी सामने वाले की भी जो अच्छाइयां हैं, या जिंदगी की जो जिंदगी में जो हालात होते हैं, तो उसमें से सिर्फ हमको पॉजिटिव देखना चाहिए और नेगेटिव छोड़ देना चाहिए। नेगेटिव्स को लेके नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल नहीं बैठना तो सिर्फ चाहिए। कंकड़ी खाते रहेंगे। बहुत सही। तो जैसे कि नज्म और गजल का फर्क सामीन को पता चल गया होगा। आपकी किताब में कतात का जिक्र है जी, तो मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी थोड़ी वजाहत करके एक आध कता सुना दीजिए। It's very confusing, the word कतात. So हाँ। we are very curious to know. जी, कता जैसे मैंने अभी बताया कि गजल और नज्म का जो फर्क है, वो तो कता जो होता है वो सिर्फ 4 लाइन में खत्म हो जाता है। अच्छा। गजल में आप 2 अशार, 5 अशार, 10 अशार या 1000 अशार भी लिख सकते हैं। कई शायरों ने लिखा है। एक अभी एक हिंदुस्तान के एक शायर, उन्होंने 1127 अशार लिखी गजल की। तो लेकिन कता जो है वो सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, 4 लाइन, और उस 4 लाइन में ही अपनी बात शायद पूरी कर देता है। तो एक कता मैं पेश करती हूँ कि जो अभी आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी तनाजुर में, उसी बैकग्राउंड में ये मैंने कता लिखा है कि खुदा ने जो बेटी बनाई न होती, खुदा ने जो बेटी बनाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। क्या बात है। खुदा ने जो बेटी बनाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर इस जहां में ये आई न होती, अगर इस जहां में ये आई न होती, खुदा ने जो बेटी बनाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर इस जहां में ये आई न होती, तो जन्नत कभी हमने पाई न होती। क्या बात तो है। जन्नत कभी क्या हमने बात पाई न होती। तो बस ये 4 मिसरे में शायर अपनी बात और पूरी एक कर एग्जांपल देते सुनो।
ये बहुत जल्दी खलास हो जाता हाँ, 4 लाइन 4 ही मिसरे है, होते but बहुत अच्छा है, it's a very interesting 4 sentences. जी जी। एक और एक कथा फारूक भाई की फरमाइश पे पेश करती हूँ कि मोह माया छोड़ना मुश्किल है। इंसान को बहुत मुश्किल होता है ना। Yes, worldly things. यस, मोह माया छोड़ना मुश्किल है, बंधनों को तोड़ना मुश्किल है। मोह माया छोड़ना मुश्किल है, बंधनों को तोड़ना मुश्किल है। आ गए उनकी गली तक खुद ही, आ गए उनकी गली तक खुद ही, अब कदम को मोड़ना मुश्किल। क्या बात है। मोह माया छोड़ना मुश्किल है, बंधनों को तोड़ना मुश्किल है। आ गए उनकी गली तक खुद ही, अब कदम को मोड़ना मुश्किल है। अब कदम को मोड़ना So मुश्किल real, हम्म। life is so. पर मुमताज जी, आपने बोला कि कथा में 4 लाइनें होती है, पर रुबाइयों में भी तो 4 मिसरे होते हैं, तो दोनों में क्या फर्क है? जी और एक आध रुबाई भी हो जाए फिर। बिल्कुल बिल्कुल आज छोड़ने का नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रुबाई भी 4 मिसरे ही होते हैं जिस तरह कथा होता है, लेकिन कथा जो है, जैसे हम गजल एक अलग अलग उर्दू शायरी और जो है वो एक मीटर पे चलती है, मतलब एक मुनासिब नापतोल से उसको लिखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। तो जो खैर ये दो टेक्निकल डिफरेंस है। कथा और रुबाई में वैसे अगर आप सुनेंगे तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन एक टेक्निकल डिफरेंस उसमें ये है कि रुबाई जो होती है वो भी 4 मिसरों की होती है, लेकिन उसकी जो उसका जो मीटर है या उसको जो लिखने की टेक्निक है वो फिक्स है, और उस मीटर में ही आपको लिखना पड़ता है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। कते में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है तो 5 अल्फाज की लाइन हो, या 10 अल्फाज की लाइन हो, या 15 अल्फाज की लाइन हो, या 3 अल्फाज की लाइन। लेकिन रुबाई में ऐसा नहीं है। रुबाई में ऑलरेडी फिक्स्ड एक ये दिया हुआ है, और तो उसमें रुबाई कहते हैं ऐसा कि रुबाई कहना बहुत मुश्किल है। सिर्फ जो उस्ताद लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो लोग ही रुबाई लिखते हैं। तो थोड़ी बहुत मैंने भी कोशिश की है रुबाई लिखने की। तो आप एक रुबाई हमारे सामने के लिए। जी जी। देखिए, रुबाई आपको रुबाई सुन के ऐसा लगेगा नहीं कि कते में इसमें कुछ फर्क है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि टेक्निकल फर्क है। तो एक रुबाई पेश करती हूँ कि गम खाते हैं तो आंसू पीते हैं, गम खाते हैं तो आंसू पीते हैं, अपने दिल के जख्मों को सीते हैं। गम खाते हैं तो आंसू पीते हैं, अपने दिल के जख्मों को सीते हैं। किस्मत में अपनी दुख ही दुख है, किस्मत में अपनी दुख ही दुख है। तेरी दुनिया में यूं ही जीते हैं, तेरी दुनिया में यूं ही जीते हैं। बात है। तो आपको कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो समझा कि ऐसा एक सिस्टम के साथ। हाँ, एक बिल्कुल उसकी फिक्स्ड है, और वो भी फिक्स्ड है, वो कि कोई भी नहीं चेंज कर सकता। इस तरह का रुबाई में एक होती है टेक्निक चीज। और ये सब अपने आप डेवलप हुआ है क्या, ये उर्दू पोएट्री के जो स्टाइल्स है, या कोई पोएट? नहीं, ये तो कई सालों की क्या स्टडी और मुतालिया डेवलप तो होते होते और डेवलप होती गई। ये नहीं कि यूं ही से ऊपर जैसे वो गाता है वैसे नहीं है। तो कई सालों की मेहनत है, कई लोगों की मेहनत है इसमें, और शायरी शुरू से लेके आज तक बहुत अपने अपने दर्जे को बढ़ाते चली जा रही है। Very systematic the way we see Yes. Persian or English poetry. और जैसा लोग और भी लोगों को मालूम है कि उर्दू शायरी पे फारसी का बहुत ज्यादा असर है, क्योंकि शायरी फारसी से ही उर्दू में आई। तो इसलिए बहुत सारे जो टेक्निक्स है, स्ट्रक्चर्स जो है, वो सारे फारसी से उर्दू में आए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसी को अभी तक हम चला रहे हैं, उसमें और भी डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस आई है, तब्दीलियां भी होती रही। तो मुमताज जी, आपकी किताब में त्योहारों पर भी मैंने नज़में पढ़ी, राखी है जी, तो दिवाली पे भी है। तो ये तो दिवाली का त्योहार चला आ रहा है, तो क्यों ना हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो अभी आप दिवाली पे मुमताज जी की एक नज़्म सुनिए, बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने। इस नज़्म का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। मैंने जैसे कि
आप जानते हैं कि शायर जो होता है बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव होता है, और जो अतराफ में माहौल में या अतराफ में जो भी हालात होते हैं उसका असर उस पर बहुत ज्यादा पड़ता है। यानी और भी लोगों को पड़ता है लेकिन शायर पे ज्यादा पड़ता है। और एक वाकया हुआ था कुछ सालों पहले, आप लोगों को अगर याद होगा तो एक बम्बई में एक बिहारी लड़के को बस में कुछ लोगों ने, गुंडों ने या जो भी लोग थे, तो उन्होंने उसको मार दिया था। तो उस वाक़े से मुतासिर होके ये नज़्म मैंने लिखी है। तो दिवाली त्योहार के बारे में नहीं है, लेकिन चूंकि ये दिवाली के वक्त हुई थी ये घटना जो है, ये वाक़या जो है, तो उस पस मंज़र में इस नज़्म को अगर आप सुनेंगे तो फिर आप उसको रिलेट कर सकेंगे। दिवाली नज़्म का उन्वान है दिवाली। दिवाली है दिवाली, जोरों की है तैयारी। दिवाली है दिवाली, जोरों की है तैयारी। कपड़े, पटाखे और मिठाई, सारी चीजें हैं मंगवाई। दिवाली है दिवाली, जोरों की है तैयारी। कपड़े, पटाखे और मिठाई, सारी चीजें हैं मंगवाई। सारे घर पर खुशियां छाई। माता पिता और भाई बहन की खुशियां चरम सीमा पर। माता पिता भाई बहन की खुशियां चरम सीमा पर, क्योंकि भैया ने किया है वादा इस साल भैया दूज पर अपनी कमाई से देने का तोहफा। माता पिता और भाई बहन की खुशियां चरम सीमा पर, क्योंकि भैया ने किया है वादा इस साल भैया दूज पर अपनी कमाई से देने का तोहफा। आशाओं के दीप जलाए, आंखों में सपने सजाए, गांव से पहुंचा वो सपनों की नगरी। आशाओं के दीप जलाए, आंखों में सपने सजाए, गांव से पहुंचा वो सपनों की नगरी। करने पूरे अपने और घर वाले सपने। आज दीपों की कतार से हो गया रोशन सारा घर। आज दीपों की कतार से हो गया रोशन सारा घर। तभी अचानक तेज हवा के झोंके ने बुझा दिया इस घर का चिराग। आज दीपों की कतारों से हो गया रोशन सारा घर। तभी तेज हवा के झोंके ने बुझा दिया इस घर का चिराग। देकर गया दिल को गहरा दाग। आया था जो ताबनाक मुस्तकबिल की तलाश में, ताबनाक यानी रोशन। आया था जो रोशन मुस्तकबिल की तलाश में, ब्राइट फ्यूचर के लिए। गोलियों ने बस के अंदर बदल दिया उसे एक लाश में। आया था जो ताबनाक मुस्तकबिल की तलाश में, गोलियों ने बस के अंदर बदल दिया उसे एक लाश में। जवान बेटे की मौत ने कर दिया बाप को अधमरा, माँ पे तारी सकता। जवान बेटे की मौत ने कर दिया बाप को अधमरा, माँ पे तारी सकता। बहन फूट फूट कर रोई, नहीं था आंसू पोंछने वाला कोई। बहन फूट फूट कर रोई, नहीं था आंसू पोंछने वाला कोई। बन गई वो एक लंबी काली रात, बन गई वो एक लंबी रात काली। दिवाली की शुभ घड़ी के स्वागत को तैयार। दिवाली की शुभ घड़ी के स्वागत को तैयार। माँ बाप ने किया अपने लाडले का अंतिम संस्कार। घर वालों की कैसी दिवाली, बन गई वो एक लंबी रात काली। दिवाली की शुभ घड़ी के स्वागत को तैयार। माँ बाप ने किया अपने लाडले का अंतिम संस्कार। मन में उठा यही प्रश्न बार बार, मन में उठा यही प्रश्न बार बार, कब मिटेगा नफरत का अंधकार। मन में उठा यही प्रश्न बार बार, कब मिटेगा नफरत का अंधकार। कब मना पाएंगे हम प्रेम दीप त्योहार, प्रेम दीप त्योहार। कब मना पाएंगे हम प्रेम दीप त्योहार, प्रेम दीप त्योहार, प्रेम दीप त्योहार। क्या बात है, बहुत Very, very, very touching and very poignant. And we must not forget that in Diwali we must take away our differences. Exactly, yes. अगर हम चिड़िया से सबक लेंगे तो हर त्योहार हम अच्छी तरह मना सकते हैं। Lot of philosophy in our poetry. जी शुक्रिया। ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि आप पहले मौजू चुन के शायरी लिखते हैं या लिखते वक्त ही आपको कुछ सुझाई देता है और आप लिखते हैं?
नहीं, देखिए गजल तो मैंने जैसे कहा कि हर शेर एक अलग मौजू पे एक अलग मजमून में होता है, तो ऐसे कोई मजमून सोचा नहीं जाता, बस कभी कभी कोई शेर आ जाता है, कोई मिसरा जहन में आ जाते हैं। या जहाँ तक नज्मों की बात है तो मैंने बताया कि नज्म जो है वो एक सेंट्रल आइडिया पे एक पूरी नज्म होती है, तो कोई आइडिया आ जाती है। जैसे अभी मैंने आपकी वो दिवाली की नज्म सुनाई, तो कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी बात दिल को छू जाती है, तो फिर शायर का कलम चलने लगता है। चलते ही रहता To है। bring all the thoughts together in form of a poetry. या तो सामईन, आपकी किताब में जो पेश लफ्ज उर्दू के नामवर अदीबों ने लिखा है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, मैं चाहूंगी कि उनके तासुरात सामईन के सामने पेश करूं। तो मुमताज की जो किताब अंदाज़े बयां है, उन पर प्रोफेसर अख्तर वासे जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि उन्होंने लिखा है उनकी किताब के बारे में, शायरी जज्बात और एहसासात का इजहार है। डॉक्टर मुमताज मुनव्वर पीरबॉय ने इस जरिए इजहार को मुकम्मल आज़ादी की बजाय कुछ हदबंदियों के साथ बरतने की कोशिश की है। नज़्मों के साथ साथ ये गज़लें भी खूब कहती हैं। इनके मुताले से अंदाज़ा होता है कि वो दीगर मौज़ूआत के साथ बातिन का भी इदराक करती हैं और गौर करती हैं कि इंसानी वजूद की शक्ल में जो अमानत हमें मिली है उनका किस तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका एक न एक दिन हिसाब होना है। डॉक्टर सैयद तकी आबिदी जो मेडिकल डॉक्टर हैं कनाडा में और अदीब और नक्काद भी हैं, उन्होंने आपकी किताब के बारे में लिखा है कि अंदाज़े बयां के सरसरी मुताले के बाद ये बात यकीन से कही जा सकती है कि औरत का अंदाज क्यों कुछ और ही होता है, बिलखुसूस जब वो मुमताज हो, पढ़ी लिखी, मौजूदा दौर की डॉक्टरी की डिग्री की हामिल हो। हुसैनी सादात के खानदान का लहू उसकी रगों में मौजज़न हो, तो क्यों ना उसका कलाम सिफाए किरतास यानी कागज पर मुनव्वर हो और ऐसे सच्चे सलीस एहसासात और जज्बात से लबरेज कलाम के जाम हमें इनाम के तौर पर मिले, तो क्यों ना इस ईमानदारी पर फख्र करें। डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी जो मशहूर उर्दू अदीब और नक्काद हैं, उन्होंने आपकी शायरी के बारे में कहा है कि आपके कलाम की ताजगी और ज़बान व बयां की दुरुस्ती और सफाई लाई के दाग है। इस जमाने में इतनी सुथरी शायरी मुश्किल से पढ़ने को मिलती है। आपने कई गजलें उस्तादों की गजलों पर कही है और हक ये है कि हक अदा कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी किताबें इतने मशहूर हस्तियों ने कितना कुछ अच्छा लिखा है, तो उनकी किताब तो तारीफ के काबिल है। हाँ, और मुमताज बहुत सारी बातें हो गई, एक गजल हो जाए, फिर से फारूक कुछ पूछेंगे, इससे पहले आप गजल सुना दीजिए। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, मेलोडियस। बहुत शुक्रिया। एक गजल वो भी, ये भी बहुत मशहूर हुई है और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया है, तो पेश करती हूँ ये गजल। हसरतें हद से जब गुजर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए, तो मेरे दिल बता किधर जाए, तो मेरे दिल बता किधर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए, ख्वार हो के जो हमको जीना हो, ख्वार यानी बेइज्जत होके, ह्यूमिलिएट होके, ख्वार होके जो हमको जीना हो, इससे बेहतर ये है कि मर जाए,
बेहतर ये है कि मर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए। और ये शेर बतौर खास तवज्जो चाहूंगी कि खो गया है वजूद इंसान का, खो गया है वजूद इंसान का, ढूंढने अब उसे किधर जाए। शुक्रिया। खो गया है वजूद इंसान का, ढूंढने अब उसे किधर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए, दर्द यादों का सह नहीं सकते, दर्द यादों का सह नहीं सकते, काश ऐसा हो सब बिसर जाए, काश ऐसा हो सब बिसर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए। अब न रिश्ता रहा मगर फिर भी, अब न रिश्ता रहा मगर फिर भी, देखते हैं उन्हें जिधर जाए, देखते हैं उन्हें जिधर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए। और आखिरी शेर, और आज के मौजूदा हालात के तनाजुर में, जोड़ रखना है आशियाने को, जोड़ रखना है आशियाने को, तिनके तिनके न फिर बिखर जाए, तिनके तिनके न फिर बिखर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए, तो मेरे दिल बता किधर जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुमताज जी, we had a very good session on your poetry और आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा सुनाया, और उर्दू पोइट्री के बारे में मुझे भी कुछ नया सीखने मिला। हालांकि मेरी मम्मी उर्दू टीचर थी और नसीमा में उर्दू स्पीकिंग वाइफ है, but I learned many new things. चलिए, आपको आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ, बहुत अच्छी बात है। Yeah, why not? तो ममता जी, मुझे आपने आपसे बात करता हूँ, I know you from last 7 years, 5 years or so, तो आपने विमेंस एजुकेशन के बारे में काफी काम किया है। आपने बोला कि आपने सोशल वर्क काफी किया हुआ है और विमेंस एजुकेशन के बारे में काम किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो मैंने बताया कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो चूंकि खुद तालीम याफ्ता थे, तो उन्हें तालीम का बहुत अहमियत थी उनकी। हम चाहे लड़की हो या लड़का, लेकिन उनको ये कहना था कि हर एक को तालीम हासिल करना जरूरी है। मैं ये बता दूं कि हम लोग 8 बहनें हैं और 2 भाई, और हम सब तालीम याफ्ता न सिर्फ
ऑर्डिनरी तालीम याफ्ता है, बल्कि सब पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टरेट्स हैं, डॉक्टर हैं, और सब बहनों को हमारे वालिदैन ने पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा किया और पढ़ने का पूरी आज़ादी दी। तो इसलिए हम लोग बचपन से हम देखते थे कि तालीम कितनी अहम है। तो इसलिए जब मैं सोशल फील्ड में आई तो सबसे पहले मैंने अपना जो गोल था, ये जो फोकस था, वो लड़कियों की तालीम की तरफ दिया। और अब से तकरीबन 25-30 साल पहले अगर मैं बात कहूँ तो हमारे समाज में जो गरीब तबका है, खासतौर पर मैं मुस्लिम तबके की बात करती हूँ, तो तालीम इतनी आम नहीं थी और खासतौर पर लड़कियों की तालीम आम नहीं थी। और बहुत कम लड़कियां या तो स्कूल से ही ड्रॉप आउट होती थी, या बहुत हुआ तो एसएससी तक जाती थी, लेकिन कॉलेज में बहुत कम लड़कियां जाती थी। तो हमने सोचा कि जब तक ये लड़की, जैसे कि बहुत मशहूर कौल है, हर कोई जानता है कि एक मर्द को तालीम देना, एक फर्द को तालीम देना, एक लड़के को तालीम देता तो सिंगल लड़के को तालीम देता, लेकिन एक औरत को जब आप तालीम देते हैं तो उसकी पूरी आने वाली नस्ल तालीम याफ्ता होती है। जैसे आपने खुद बताया कि चूंकि आपकी वालिदा तालीम याफ्ता थी तो उन्होंने आपको और आपके भाई को इंजीनियर, डॉक्टर बनाया। अगर वो तालीम याफ्ता नहीं होती तो उन्हें तालीम की इतनी अहमियत नहीं पता होती थी। तो ये ऐसा ही होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि लड़कियों की तालीम बहुत जरूरी है, और इसलिए उस वक्त में चूंकि लड़कियां बाहर ज्यादा नहीं जाती थी, खासतौर पे मुस्लिम लड़कियां, तो हम घर घर जाके उनके माँ बाप को कन्विंस करते थे कि भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजो, हाई स्कूल भेजो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम कुछ मदद भी कर सकते हैं, मगर आप अपनी बच्चियों को, लड़कियों को तालीम दिलाइए। और उसका नतीजा मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने के लिए कि आज लड़कियां मैं देखती हूँ, खासतौर पे मुस्लिम लड़कियां या और भी तबके के और भी मजहब के लोगों की, कि गरीब से गरीब माँ बाप भी अपनी लड़कियों को हायर तालीम देना चाहते हैं, हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, कॉलेजेस में भेज रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में भेज रहे हैं। और हमारी मुस्लिम लड़कियां हिजाब के साथ प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा रही हैं, फार्मेसी कॉलेज में जा रही हैं, और फार्मेसी कंपनियों में काम कर रही हैं, आईटी कंपनियों में काम कर रही हैं। तो जब तक हम ये लड़कियों की तालीम की तरफ फोकस नहीं करेंगे तो हमारी कौम, हमारा समाज या हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा शुरू से मेरा फोकस लड़कियों की तालीम पर। पर इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेरेंट्स की तरफ से था, द सोशल प्रेशर इज ऑन द पेरेंट्स। सोशल प्रेशर भी था, फिर कुछ फाइनेंशियल भी ये होता है ना, अगर पैसा हो तो पहले बेटे को पढ़ाओ, बाद में देखो लड़की। हाँ, लड़की को पढ़ाओ, ऐसा यही अपने समाज में। Do you think finance was the main reason or it was a social obligation? दोनों आप कह सकते हैं। सोशल भी था कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, और स्पेशली कोएड कॉलेज में नहीं भेजना है। तो जब पूना की मैं बात करती हूँ, तो जब सेंट मीराज कॉलेज बनी तो बहुत से हमारी लड़कियां जाने लगी कॉलेज में। उसके बाद फिर आबिदा इनामदार कॉलेज बना सिर्फ लड़कियों का, तो वहां भी लड़कियां आने लगी। तो इस तरह से जब सिर्फ लड़कियों के कॉलेजेस बने तो बहुत से माँ बाप ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, और आज माशाल्लाह बहुत हाई लेवल तक एजुकेशन ले रही है। गरीब से गरीब माँ बाप भी, मैं बता रही हूँ कि घर में काम करने वाली नौकरानियां भी अपने बच्चों को किसी न किसी तरह से अपना पेट काट के मगर लड़कियों को पढ़ा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुशाइन बात है। So the realization that girls' education is very important, especially the Muslim. हाँ, मुसलमानों में भी और भी मजहब में। और अब उनके जहन में जो माँ बाप पहली जनरेशन जिन्होंने वहां तक तालीम हासिल नहीं की थी, तो आज वो ये कहती हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं की, इसलिए हमारा हाल ये है कि हम दूसरे के घरों में बर्तन धो रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियां ये काम करें। तो ये जो माइंडसेट चेंज हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। आप बोल रहे थे कि एंग्लो उर्दू स्कूल और आप जो आजम ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, मोर देन 50,000 गर्ल्स हैव गॉट एजुकेटेड, और 50%। वहाँ पे तकरीबन 35,000 स्टूडेंट्स उस कैंपस में पढ़ते हैं, आजम हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट में, जहाँ की मैं ट्रस्टी हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बताते बड़ी खुशी भी होती है, फख्र महसूस होता है कि 50% गर्ल्स आर स्टडीइंग। And if you look at 20 years, 17,000 बच्चियां पढ़ रही हैं। 17,000 into so many years, so you can just
imagine how many जी exams जी there were. जी हाँ, तो बहुत अगर हम कहीं भी जाते हैं और लोग आके, बच्चे जो स्टूडेंट्स हमारे पास आउट हुए हैं वो आके मिलते हैं कि हमने रंगून वाला कॉलेज से हमने ये किया, हमने यूनानी मेडिकल कॉलेज से हम डॉक्टर बने, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है ना। Yeah, and you know, when the weaker section people decide to go for education, especially the women's education, the whole family prospers. Yes, yes, And definitely. she brings the knowledge and education to the next generation. Yes, yes. So, Mumtaz ji, Dr. Mumtaz, आपने PhD किया है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर PhD किया है, जी जी तो उसके बारे में आप कुछ तफसील करेंगे तो जैसा कि मुमताज ने बोला बाद में बताएंगे, अभी वक्त आ गया। बहुत अच्छा है। जी जी मैंने 2016 में पुणे यूनिवर्सिटी से PhD की है, और मेरी PhD का जो टॉपिक था वो है एक उर्दू अदब का एक हिस्सा, कि एक मसनवी है, मसनवी यानी एक एपिक जिसको हम कहते हैं, कि एक बहुत लंबी नज्म होती है। 1778 आपने बताया। इट्स रिटन इन 1778 में, 18th सेंचुरी में, और इट्स रिटन बाय इब्न निशाती। The author's name is Ibn Nishati. From North India or from South India, Golconda. Golconda. और उस किताब का नाम है फूलबन। फूलबन। बन यानी बन मतलब Forest. जंगल, फॉरेस्ट, फूलबन फूलों का जंगल। और एपिक या मसनवी ऐसी नज्म है, यानी वो भी एक शायरी की एक सिंफ है, शायरी का एक फॉर्म है, कि जिसमें एक जैसे हम दास्तान गोई जिसको हम कहते हैं, वैसे दास्तान लेकिन नज्म की सूरत में होती है। तो उसमें एक किस्सा हो सकता है, दो किस्से, जैसे हम पढ़ते हैं ना अलिफ लैला की कहानियां, इस तरह के, तो लंबी कहानी होती है, या एक कहानी में से दूसरी कहानी, दूसरी से तीसरी कहानी ऐसे निकलती जाती है, और वो ज्यादातर फैंटेसी होती है, नथिंग टू डू विद द रियल लाइफ। तो वो किताब है, उसमें कई कहानियां हैं। एक कहानी है कि एक राजा होता है जिसको एक साधु ये बताता है कि वो अपनी आत्मा दूसरे में डाल सकता है, यानी किसी में भी, कौवे में भी डाल सकता है, तोते में डाल सकता है, वापस अपने आप में आ सकता है। something like the Arabian tales or something. या वैसे ही है। अलिफ लैला, एक्चुअली वो अलिफ लैला नहीं है, अल्फ लैला की कहानी है। अल्फ मतलब हजार और लैला मतलब रातें, तो 1000 रातों की कहानी, और 1000 कहानियां उसमें, एक के अंदर से एक ऐसी कहानियां निकलती हैं। आपने बोला कि ये दक्कनी उर्दू जी हाँ, और ये किताब जो है वो 18th सेंचुरी दक्कनी उर्दू में है, जो कि आप नॉर्मली हैदराबादी जो जबान सुनते हैं, लेकिन ये 18th सेंचुरी की जबान है। तो जो अब इस दक्कनी, आज की जो दक्कनी जबान हम सुनते हैं हैदराबादी, उससे भी थोड़ी अलग है। मैं कुछ लाइनें उसकी सुनाती हूँ आपको, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कैसी जबान है उस किताब की। इसकी ये जो कहानी शुरू होती है, तो उसमें एक शायर एक शहर का जिक्र करता है कि सोने का शहर था वो। अभी सोने का शहर तो होता नहीं असल में कहीं भी, तो किस तरह से उसका ये करता है कि देखिए, कहते एक शहर मशरिक के कदम था, कि उसका नाम सु कंचन पटन था, हिसार उसका था दरिया के किनारे, दिसे खंदुक हो दरिया तिस बंधारे। बंधारे बताए ना, पाट बंधारे जो बोलते हैं, हाँ वैसा, वो बस दरिया के ऊपर पुल बना के। कंचन के थे महल, कंचन के दीवार, कंचन पर फिर कंचन लिपे थे हर टार। कंचन की दीवार थी, मतलब सोने की दीवारें थी, उसके ऊपर और सोना चढ़ा हुआ था। कंचन की थी जमीन, कंचन के झाड़ा में झाड़ जो हैदराबादी। हाँ, कंचन की थी जमीन, कंचन के झाड़ा, घरा कंचन के किवाड़ा, जिधर देखे भी कंचन था, इसी ते नाम इस कंचन पटन था, इसलिए उसका नाम कंचन पटन था, मतलब सोने का शहर। तो ऐसी जबान में वो पूरी, I think lot of Telugu type languages जी, उसमें दक्कनी उर्दू पे तेलुगु और मराठी का बहुत असर हुआ है। काफी अल्फाज हम जब पढ़ते हैं तो उसमें काफी अल्फाज आपको मराठी के और तेलुगु के और थोड़ा तेलुगु भी समझ गया। राजस्थानी ने बोला था कि ये चैलेंज था उनके लिए, क्योंकि जी हाँ, उसकी, और ये मेरे टॉपिक का एक ये है कि इससे पहले पुणे यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2-3 लोगों ने इस टॉपिक को लिया था और रजिस्टर भी करवाया पुणे यूनिवर्सिटी में,
लेकिन फिर उनको कई मुश्किलात उसमें दरपेश आई तो उन्होंने उसको अधूरा छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हम इससे नहीं कर सकते। तो हमारे गाइड ने जो डॉक्टर अम्बेकर हैं, अहमदनगर के रहने वाले, वो पुणे यूनिवर्सिटी के में गाइड हैं, तो उन्होंने मुझे ये टॉपिक सुझाया। तो मैंने कहा कि तो मैंने कहा ठीक है, गाइड ने बताया तो अच्छा ही टॉपिक होगा, तो मैंने लिया। और बाद में मुझे पता चला कि उसमें से एक स्कॉलर मेरे पास आई और उसने कहा कि मैडम ये टॉपिक तो मैंने लिया था पर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? तो कहने लगी नहीं, इसमें कुछ मटेरियल मिलता नहीं और बहुत मुश्किल है, और वो जबान जो है वो किताब पढ़ना ही मुश्किल है, तो फिर पढ़ के उसको समझ के फिर उस पर रिसर्च करना बहुत आगे की बात है, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। और जैसे एक चैलेंज के तौर पे मैंने उसको लिया। और ये बुक मिला आपको जिसको आप पढ़े? किताब भी नहीं थी, वो कहीं से जेरोक्स करके लाना पड़ा उसको। और इसके बारे में भी कुछ भी, जो शायर है इब्न निशाती, उनके बारे में भी बहुत कम मालूमात है, बल्कि कई सालों तक तो उनका असली नाम भी किसी को नहीं मालूम था। तो इस तरह से वो बहुत खोद के तो क्या ये बुक ये निजाम के कलेक्शंस की पार्ट थी इसलिए आपको मिल गई कि हाउ वाज इट इन अ लाइब्रेरी? और हाँ, इट इज इन लाइब्रेरी, हैदराबाद की कोई लाइब्रेरी में है, लेकिन इट इज नॉट इजीली अवेलेबल। आपको कैसे मिल गई? तो बताया ना, जेरोक्स करवाया उसका। अच्छा, somebody helped you. Yeah. अच्छा. Besides PhD and your work with the Muslim education, the education of Muslim women, आपने काफी और NGOs में वगैरह काम किया हुआ है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने बहुत सारे NGOs में काम किया है, जिसके बारे में सबके बारे में बताना मुमकिन नहीं है। जैसे नेशनल सोसाइटी फॉर क्लीन सिटीज, पुणे के सिविक इश्यूज जो है उसमें भी कई सालों तक काम किया। तकरीबन 30 सालों से मैं मेंबर रही हूँ और किया उसमें काम। जैसे ये जो हमारे सफाई का काम है, एक वर्मी कल्चर का है। मैं बताती हूँ 25-30 साल पहले वर्मी कल्चर का तस्वुर भी लोगों में नहीं था। ये जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है, ये तो हम वहाँ उसमें भी हम लोग घर घर जाके पूरे बोट क्लब रोड के कोरेगांव पार्क, ये पूरा एरिया हम लोग घर घर जाके उनको बताते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना, व्हाट इज सेग्रीगेशन, व्हाट इज ड्राई वेस्ट, व्हाट इज वेट वेस्ट, ये वो। तो इस तरह से काम शुरू किया। तो अभी माशाल्लाह सिटी में काफी लोगों को मालूमात है, अवेयरनेस है। बल्कि वो जमाने में मैं बताती हूँ आपको कि जो गणपति होता है, गणपति का फेस्टिवल होता है, तो गणपति के जो स्टेज बनते थे, हम वहां जाके लोगों को, क्योंकि वहां पे लोग जमा होते थे शाम के वक्त, आरती वगैरह के लिए आते हैं, तो हम फिर वहां जाके लोगों को बताते थे कि व्हाट इज सेग्रीगेशन, व्हाट इज कच्चा गीला कचरा कौन सा है, सूखा कचरा कौन सा है। हाँ, वी स्टार्टेड दैट मूवमेंट। अभी काफी लोगों को अवेयरनेस आ गया है। थोड़ा अभी पोएट्री के ऊपर वापस जाते हैं। We have finished with our program. Nearly तो जाते जाते एक अच्छी सी गजल जो आप तरन्नुम से गाए वही एक हो सकती है, अच्छा एंडिंग हो सकता है। This will be the end of our program. So जी एक सुनाती हूँ मैं, जो मुझे भी पसंद है और बस और लोगों को भी बहुत पसंद आती है। जिसको समझा मेरा पासबा हो गया। क्या बात है। पासबा यानी रक्षक, मुहाफिज जो होता है ना। जिसको समझा मेरा पासबा हो गया, कातिलों का वही राज़दार हो गया। जिसको समझा मेरा पासबा हो गया, कातिलों का वही राज़दार हो गया। और ये शेर बहुत खास सबको पसंद है और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। जिंदगी के सफर में अकेले ही थे, जिंदगी के सफर में अकेले ही थे, जिंदगी के सफर में अकेले ही थे। साथ हम आ गए कारवां हो गया, साथ
मेरा पासबां हो गया, कातिलों का वही राज़दां हो गया। और ये शेर आप दोनों की नज़र करती हूँ। शुक्रिया। चांदनी मुस्कुराहट की बिखरी तेरी, चांदनी मुस्कुराहट की बिखरी तेरी, चांदनी मुस्कुराहट की बिखरी तेरी, रास्ता अब मेरा कहकशा हो गया, रास्ता अब मेरा कहकशा हो गया, जिसको समझा मेरा पासबां हो गया, कातिलों का वही राज़दां हो गया। कब तलक आज़माते रहोगे भला, 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 मिट गए इश्क में इम्तिहान हो गया, मिट गए इश्क में इम्तिहान हो गया, जिसको समझा मेरा पासबां हो गया, कातिलों का वही राज़दां हो गया। और आखिरी शेर, उसकी नजरें इनायत जो हम पर हुई, 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 अब तो सारा जहां मेहरबान हो गया, अब तो सारा जहां मेहरबान हो गया, जिसको समझा मेरा पासबां हो गया, कातिलों का वही राज़दां हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। Very original, and so we come to the end of the program, and I thank you on behalf of Gyanadam and Guldasta Urdu. Kya bhai, it's very rare that we get a poetess herself here who not only speaks about her work but also about the social work and women's education. So on behalf of everybody, I thank you very much. Thank you. And to all our patrons, I would like to inform you that this is the book that is available in Devanagari, Andaz-e-Baya, and this is also available in Urdu, but also available in Hindi, Devanagari, I mean. And this book will soon be available on Amazon. We are working hard and helping Mumtaz ji to locate a publisher who can bring this to Amazon or to Flipkart. This is a treasure. Everybody should have this book in their library. And on this note, happy note, I wish you and thank you very much and wish all of you happy Diwali. Happy Diwali to all. Yeah, Happy and, Diwali. on 21st Saturday, we will be bringing a program on Madan Mohan in the voice of Lata Mangeshwar, a musical on 21st, which is a Saturday, 7:30 p.m. We'll bring our musical. So look forward to you all for furthermore programs, and thank you, Shubhratri. शुक्रिया And, मुमताज। and happy Diwali to everyone.